नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमको अप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए। देखो डिसहार्टन, डिसहार्टन का मतलब होता है जब हमारा हार्ट ब्रेक हो जाए, है ना, डिसहार्ट हो जाए, एक तरह से जब हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, है ना, क्या हो, दुखी हो, डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, या फिर डिप्रेस्ड हो, दुखी हो हम बहुत ज़्यादा, है ना, उस समय आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हम लोग सैड हो, क्या हो, सैड हो, अपसेट हो, इस तरीके से। तो ये डिप्रेस आप इसका जो है सही सिनोनिम हो गया। डिसलाइक का मतलब होता है जब कोई भी हमको पसंद ना करे, है ना। डिसगस्टेड मतलब जब हमको अकेला छोड़ दिया गया हो, हमारी इंसल्ट की गई हो, है ना। डिसगस्टेड का मतलब होता है व्हेन समवन इज इंसल्टिंग अस, है ना। इसका जो एग्जैक्ट देखो, ये डिसगस्टेड जो होता है एग्जैक्ट इसका फीलिंग एक्सट्रीमली डिसलाइक या बोर्ड, फीलिंग एक्सट्रीमली डिसलाइक्ड, या फिर बोर्ड, जब हम लोग बोर्ड हो गए हो तब। और डिसग्रेस जो है इसका मतलब है हैविंग लॉस्ट पीपल्स रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ बैड बिहेवियर, डिसऑनर्ड या डिसक्रेडिटेड, डिसऑनर्ड जब हम कोई हमारा इंसल्ट कर दें, है ना, या आप बोल सकते हो डिसक्रेडिटेड, या आप बोल सकते हो सिंपली इंसल्टेड, है ना, जब आपको नीचा दिखाया गया हो। डिसग्रेस मतलब नीचा दिखाना, ठीक है, नीचा दिखाना उसको बोलते हैं। और डिसगस्ट मतलब फीलिंग बोर्ड या डिसलाइक्ड, है ना, वो सेंस आपका आ गया। और डिप्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी फील होना, है ना। डिसलाइक मतलब जब हमको कोई पसंद ना करता हो, ठीक है। तो डिप्रेस्ड हमारा जो है ये राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चलिए इसका हमको कॉर्डियल जो है इसका सिनोनिम चाहिए। तो बोलते हैं ना कि वार्म वेलकम या कॉर्डियल, ये आप इनविटेशन कार्ड में लिखते हैं ना कि वी कॉर्डियली इनवाइट यू टू आवर बर्थडे और सन्स बर्थडे पार्टी, है ना, या फिर मैरिज फंक्शन। तो कॉर्डियली का मतलब होता है बहुत ही ग्रीटिंगली, ठीक है, या फिर वार्म, ठीक है, वार्म या हार्टली, है ना, हार्टली। इस सेंस में आपका ये वर्ड है, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और इसके मीनिंग जो है हार्टली और इस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इसका देखते हैं। देखो हार्ड जो है वो तो अलग ही सेंस हो जाएगा, कोल्ड अलग हो जाएगा, रूड एक बिहेवियर में आ जाएगा। मतलब इसका जो सिनोनिम है आपका वार्म बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना दोस्तों। वार्म हमारा बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको चूज करना है, ठीक है। ओके, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें सभी स्पेलिंग करेक्ट है ना। ये स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि OMISSION ओमिशन होता है, ठीक है, मतलब स्किप, ओमिशन मतलब स्किप होता है या कोई चीज को हटा देना उसमें से, वो सेंस उसमें निकल कर आता है। तो ओमिशन मीन्स टू स्किप समथिंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें। डिसहार्टेंड हमारा हो गया। अच्छा एक मिनट, ऑब्सक्योर हो गया, रूड हो गया। ओमिशन का मतलब होता है डिलीशन या एक्सक्लूशन, डिलीशन या एक्सक्लूशन, डिलीशन या फिर एक्सक्लूजन, ठीक है, वो इसका सेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्लूजन, उसके बाद अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है इसका मतलब चांसेस, ये सब तो आपको पता ही है। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड, ठीक है। और ऑब्सक्योर
ऑब्सक्योर जो वर्ड होता है, नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड या नॉट वेल नोन, नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, या फिर नॉट वेल नोन, जो बहुत अच्छे से जाना पहचाना नहीं हो उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है, ठीक है। और ऑब्सोलीट मतलब जो ओल्ड फैशन्ड हो गया, आउटडेटेड हो गया, वो होगा। मतलब यहाँ पर हमारा जो राइट स्पेलिंग एरर जो है वो ओमिशन में है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका मीनिंग बताएं। सी आइज टू आइज, ठीक है, आई टू आई, है ना, ये भी आपका एक इडियम है। तो इसमें इसके मीनिंग इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से नहीं जाना, क्योंकि मीनिंग जो है वो कुछ और इसका जाता है ना। इसका आई टू आई से कुछ लेना देना नहीं है। सी क्लियरली इसका नहीं होगा, सीधा सीधा इसका मीनिंग आपका अग्री विद समवन, है ना, किसी से अग्री हो जाना, किसी की बात में हाँ में हाँ मिलाना। सी आई टू आई का मतलब है हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है। ये इस तरीके से बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाना, ये आपका एक हिंदी का मुहावरा है, वो इसका इंग्लिश होता है सी आई टू आई, ठीक। नेक्स्ट आप देखें। चलिए इसका क्या वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हमको देखना है। इसमें दिया हुआ है पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, है ना, कोई ऐसी चीज जो उस किसी के जन्म से रहे, है ना, जन्मजात रहे, मतलब पैदाइशी वो चीज रहे, जब से जन्म हो तब से वो चीज रहे, तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, है ना। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है ना, जैसे कैटरेक्ट जो है आईज का जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वो भी क्या मानी जाती है, वो भी मानी जाती है कॉन्जेनाइटल डिजीज, है ना। इसका मतलब ऐसी डिजीज जो उसके बर्थ से है, जन्म के समय से है, वो आपका कॉन्जेनाइटल होता है, ठीक है। हैबिचुअल तो आपको पता है आदतन, है ना। एनोमली का मतलब होता है जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो आपका एनोमली होता है। ऑडिटी या इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी में भी आता है इसमें। एनोमलस का मतलब होता है, एक और मीनिंग होता है इसका इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी भी इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो स्प्रेड होती है डिजीज, ठीक है, ऐसी डिजीज जो स्पेशली डिजीज समथिंग बैड और कंटिन्यूस विच कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। डिजीज दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, जो काफी लंबे समय तक चलती रहे, वो क्रॉनिक डिजीज मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये कंजेनाइटल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए तो ये आपका जो है दो क्वेश्चंस आपके रीअरेंजमेंट्स के होते हैं, जंबलिंग के होते हैं, है ना। तो ये आपका दूसरा जो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप स्टार्टर ढूंढना है, ठीक है, पेयरिंग बनाना है कि दो सेंटेंस की पेयरिंग हमको बनाना है। देखते हैं, देखो क्या लिखा है, दीज आर जनरेटेड बाय अ वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस और ओशन एक्टिविटी। तो देखो किसकी बात हो रही है, दीज आर की बात हो रही है कि ये सब। अब ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन है, ये ए आपका स्टार्टर तो नहीं होगा, ये आपका स्टार्टर नहीं है, लेकिन ये जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं, वंस जनरेटेड, एक बार अगर जनरेट होने पर, दे ट्रेवल, ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऑन दी ओशन सरफेस, ओशन सरफेस के ऊपर, इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें दे कौन है, दे आपका अननोन है, ठीक है। इसका नाउन चाहिए तो बी से स्टार्टिंग नहीं होगी, बी हमारा स्टार्टर नहीं है, कैंसिल हो गया। सी हमारा स्टार्टर है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अ सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स। किसकी बात हो रही है, सुनामी की। सुनामी जो है वो किससे बनी होती है, एक बहुत सारी जो लंबी लंबी वेव्स होती हैं उससे बनी होती है, ठीक है, लॉन्ग वेव से बनी होती है। अब देखो एंडिंग यहाँ पे किससे हुआ, एक प्लूरल नाउन से एंडिंग हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो सी के बाद बी आएगा या सी के बाद ए आएगा। देखो सी के बाद ए देख लेते हैं, तो दीज आर जनरेटेड बाय
वॉयलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस की ये जो वेव्स हैं, है ना, ये जो वेव्स है ये किसके द्वारा जनरेट किया गया, एक वॉयलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस के द्वारा जनरेट की गई। मतलब आप देखो कि सी और ए का पेयरिंग बन रहा है ना, सी और ई का पेयरिंग हमारा बन रहा है, लेकिन हम देखते हैं सी बी का पेयर हो रहा है कि नहीं। एक सुनामी जो है वो किससे बनी हुई है, सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव से बनी होती है। एक बार जनरेट, ध्यान देना, एक बार जनरेट हो गई क्या ये वेव्स, तो दे ट्रेवल, फिर ये ट्रेवल करेगी कहाँ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी, ऑन द ओशन सरफेस, उसके ऊपर ट्रेवल करेगी, इन ऑल डायरेक्शन, तो सभी दिशा में, ठीक है। तो ये एक बार अगर ये जनरेट हो गई, क्या जनरेट हो गई, ये वेव्स जनरेट हो गई, तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। चलिए, तो ये भी हमारा लग रहा है पेयरिंग, है ना, यहां समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। हम देखते हैं डी और सी का पेयरिंग हो रहा है कि नहीं। तो देखो, वंस जनरेटेड दे ट्रेवल आउटवर्ड ऑन अ सरफेस इन ऑल डायरेक्शन, दीज आर जनरेटेड बाय द वॉयलेंट। अच्छा, क्या जनरेटेड, अच्छा देखो, दीज आर जनरेटेड, पहले ये आएगा ना, वंस जनरेटेड, एक बार जनरेट होने के बाद, ध्यान देना दोस्तों, यहां हमको पकड़ में आ गया कि एक बार पहले जनरेट तो हो, एक बार जनरेट होने के बाद वो आउटवर्ड ट्रेवल करेगी। एक बार फर्स्ट वो जनरेट होगी, तो वो जनरेट होने के लिए कौन सा सेंटेंस है, ए वाला, कि ये जनरेट होती है वॉयलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस से। तो ये पहले जनरेट होगी, उसके बाद, जनरेट होने के बाद फिर वो क्या करेगी, एक आउटवर्ड ओशन में फ्लो करेगी सभी दिशा में। इसका क्या मतलब है, आपका सी और ए का पेयरिंग है, सी और ए का पेयरिंग है, सी और बी का पेयरिंग आपका नहीं बन रहा है, सी बी का पेयरिंग नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमारा सी वाला जो है राइट आंसर है, ठीक है, सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। देखो आप क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। सबसे पहले सुनामी जो है वो बनी हुई होती है सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स से बनी होती है। उसके बाद ये जनरेट होती है वेव्स किससे, एक वॉयलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस से होती है। एक बार जनरेट हो गई, वंस जनरेटेड, फिर वो ट्रेवल करती है बाहर की तरफ ऑन ओशन सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस। उसके बाद आप देखो ऑल डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है, फिर स्प्रेडिंग, दस दे लुक लाइक रिपल्स कॉजेस बाय थ्रोइंग अ रॉक इन अ पाउंड। जिस प्रकार हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो किस तरह से उसकी एक लहरें आती है, उस प्रकार से वो सुनामी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन है, हमारा रीअरेंजमेंट है, सी ए बी डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका एंटोनिम चाहिए। हेस्ट का मतलब होता है इन अ हरी, इन अ हरी, बहुत जल्दी में, बोलते हैं ना, बहुत जल्दी में, क्विक, जल्दी में, है ना, जल्दी में जो होता है, इन अ हरी। तो रश, रश भी उसका हो गया, है ना, तो रश हो गया, डैश। तो ये आपका जो है उसका एंटोनिम हो जाएगा डिले करना। क्या करना, उस चीज को डिले करना, वो आपका क्या हो जाएगा, इंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा। हेस्ट एक ग्रेट स्पीड, रश क्विकनेस, रैपिडनेस, हरी, ये देखो ये सब इसके सिनोनिम है, रश, क्विकनेस, रैपिडनेस, रैपिड, ठीक है, रैपिडनेस, ये सब के सब जो है इसके सिनोनिम्स है। और ये जो है डिले, डिटेनमेंट, वेट, है ना, डिटेनमेंट, या वेट, या स्लो डाउन, ये सब के सब जो है डिले के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। डिले के सारे ये सिनोनिम्स हो गए, ये डैश और ये रश, ये भी सब इसके सिनोनिम है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। डिले हमारा जो है राइट एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर आपको देखना है यहाँ इसमें किसमें ग्रामेटिकल एरर है। देखो क्या लिखा है, द बोथ चिल्ड्रन, देखो द बोथ चिल्ड्रन, द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। देखो क्या एरर दिख रहा है दोस्तों, द बोथ चिल्ड्रन होगा क्या, द बोथ चिल्ड्रन, है ना, वो दोनों बच्चे जो है गो टू, है ना, ये गलत हो गया, इसका इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बोथ द चिल्ड्रन। क्या होगा, इसी बिल्कुल ये आपका पैटर्न होता है, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं कि दोनों बच्चे, तो दोनों बच्चे तो बोथ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो बोथ द चिल्ड्रन, क्यों, क्योंकि द जो है आपका ये डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। और ये चिल्ड्रन के लिए है ना, डेफिनेट आर्टिकल है।
और ये किसके लिए है, किसको दर्शाने के लिए है, ये डेफिनेट आर्टिकल चिल्ड्रन को, तो बिल्कुल चिल्ड्रन के पहले आने वाला है ना, बोथ के पहले नहीं आएगा, चिल्ड्रन के पहले आने वाला है, तो बोथ द चिल्ड्रन यहाँ पर आपका एरर है, तो द बोथ इस पार्ट में हमारा एरर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है आपका, इसके अंदर हमको क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इसमें देखना है किस पार्ट में एरर है, एरर का क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है ना, ये भी आपका एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, दे स्टॉप्ड टू लाफ, अच्छा, दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि वो दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सुन एज, जैसे ही जो टीचर है वो उन्होंने क्या किया, एंटर द क्लास, तो टीचर जो है वो जैसे ही क्लास में एंटर हो गई वो दे स्टॉप्ड टू लाफ। कभी देखा है आपने, कभी इस प्रकार से सुना है कि स्टॉप्ड टू लाफ होता है ना, इसके बदले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टॉप्ड लाफिंग। ठीक है, स्टॉप्ड लाफिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाफ नहीं होगा, लाफिंग। जनरली कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताता हूं जो हम लोग हमेशा जेरेंड के फॉर्म में, किस फॉर्म में यूज करते हैं, जेरेंड के फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे इंजॉय हो गया, देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे इंजॉय या बिजी या डिसलाइक, डिसलाइक या हेल्प। ठीक है, इंजॉय बिजी हो गया, डिसलाइक हो गया, हेल्प हो गया, वर्थ, स्टॉप, फिनिश, डिनाई, वर्थ, स्टॉप, फिनिश, डिनाई, ठीक है, या लाफ, है ना। ये सबके सब जो वर्ड है, ये जो सबके सब वर्ड है फॉलोड बाय जेरेंट, क्या लगाते हैं हम लोग, जेरेंट, मतलब वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, जेरेंट। ठीक है, जनरली ये स्टॉप, स्टॉप, बिजी, ये फॉलोड बाय, अच्छा लाफ इसके बाद में, लाफ नहीं आएगा। ठीक, जनरली ये सारे वर्ड हैं, जैसे स्टॉप आपका वर्ड है फॉलोड बाय जेरेंड, उनके बाद जो है हम लोग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है ना, क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे टू लाफ नहीं होगा, लाफिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एरर कहाँ पर आ गया, अब स्टॉप द लाफिंग होगा कि स्टॉप लाफिंग होगा। ठीक है, तो दे स्टॉप्ड लाफिंग, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये चेंज नहीं होगा, केवल ये आपका जो इन्फिनिटिव है, ये जो इन्फिनिटिव है ना, या तो देखो इन्फिनिटिव में या तो हम लोग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर हम लोग सीधा वर्ब का सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और या फिर हम लोग सीधा जेरेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जेरेंट लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाने वाले हैं, मतलब ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या लिखा है, टू इंक्रीज द स्पीड। ये तो आपने कई बाइक्स में होता है, कार में होता है, क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, क्या काम करता है, स्पीड बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो ये तो बहुत इजी है, स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेट जो वर्ड है वो हमारा बिल्कुल सही है। असिमिलेट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और या फिर इम्बाइब, इसका मतलब होता है इम्बाइब, IMBIBE, या फिर एक मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड न्यू इंफॉर्मेशन एंड make a part of daily
रूटीन मतलब पहले तो नई इंफॉर्मेशन को समझना और उसको फिर डेली हैबिट में या डेली रूटीन में लेके आना, है ना, वो होता है आपका एसिमिलेट। ठीक है, एसिमिलेट का मीनिंग आपका ये होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिलरेट का मतलब होता है टू गिव समवन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। टू गिव स्ट्रॉन्ग feeling of happiness and excitement, है ना, जिसको थ्रिल भी बोलते हैं हम लोग, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपका एक्टिवेट को पता ही है आपको, टू एक्टिवेट समथिंग, किसी चीज को एकदम एक्टिवेट कर देना, टू स्टार्ट समथिंग, टू ऑपरेट समथिंग, टू स्टार्ट या फिर ऑपरेट। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये हमारा जो है एक्सेलरेट जो वर्ड है उसको इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज कर देना, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर हमको ब्लैंक फिलअप करना है। क्या लिखा है, हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए क्या किया है। सीधी सी बात है, क्या किया, अप्लाई किया। हैव यू अप्लाइड, जब हम किसी के लिए अप्लाई करने जाते हैं, खास करके किसके लिए, जॉब के लिए, जब हम अप्लाई करने जाते हैं अप्लाई वर्ड यूज करते हैं, है ना। अप्रूव्ड का मतलब है उसको एग्री कर देना, है ना, ओके कर देना, ओके कर देना, है ना, या फिर एग्री कर देना। अपॉइंट करना मतलब उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देना, उसको बिल्कुल शामिल कर लेना। सप्लाई करना मतलब उसको प्रोवाइड करना, है ना। तो ये बिल्कुल अलग अलग मीनिंग आ रहा है इसमें। सप्लाई का मतलब यहाँ पे प्रोवाइड के सेंस में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये बाकी के आपके कोई भी फिट नहीं होगा। सप्लाई मतलब प्रोवाइड, अप्रूव मतलब एक्सेप्ट या अग्री, एक्सेप्ट या फिर अग्री के सेंस में आ रहा है। ठीक है ना। और अपॉइंट का मतलब टू डेजिग्नेट, है ना, टू चूज समबडी फॉर अ जॉब, है ना, डेजिग्नेट, या फिर टू चूज। ठीक है, ये सेंस में आ रहा है। अप्लाइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन। देखो इसमें ये आपका क्या है, डायरेक्ट का आपका सेंटेंस है। ठीक है ना, डायरेक्ट का आपका सेंटेंस है, इनडायरेक्ट हमको करना है इसको। एक चीज ध्यान रखो, क्या लिखा है, डोंट, है ना। डोंट कभी भी आता है, याद रखना दोस्तों, तो इसका आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा नॉट टू। बस बिल्कुल याद रखो, डोंट का क्या हो जाएगा, नॉट टू। इसी तरीके से बिल्कुल याद रखो, डोंट का क्या होता है, नॉट टू। बताओ नॉट टू का लिखा है, ये रहा, टू नॉट गलत हो गया। ठीक है, डोंट गलत हो गया, केवल नॉट जो है वो भी गलत हो गया। ये हमारा करेक्ट है ना। आसानी से आप इसको पता कर सकते हो अगर आपको पता है कि डोंट जो है उसका नॉट टू होता है। ठीक है ना, नॉट टू में उसको चेंज करना है। देखो महेश ने उसके बाद क्या, डोंट प्ले, ये क्या है, एक तरह से ये एक एडवाइस देने का काम हो रहा है। भाई इसने रीता को क्या कहा, एक एडवाइस ही है ना, ये एक प्रकार का एडवाइस है। तो उससे हमने शुरू किससे करा, एडवाइस से शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, महेश एडवाइस्ड, किसको एडवाइस किया, रीता को एडवाइस किया, क्या नहीं करना है, नॉट टू, क्या, प्ले इन द सन। मतलब ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारा कुछ ना कुछ एरर है, देखना है किस पार्ट में हमको एरर मिलता है। ठीक, क्या लिखा है देखते हैं। तो इफ, यदि आ गया, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। देखो दोस्तों, ये जो इफ आ गया, इफ के बाद हमेशा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल में बता रहा हूं आपको। इफ जो है ये आपका सबसे पहले तो एक इफ के बाद जो है कंडीशनल सेंटेंस आता है। क्या आता है, इफ के बाद कंडीशनल सेंटेंस आता है। और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है ना, कंडीशनल सेंटेंस जो है नेवर कम्स इन फ्यूचर टेंस, ये याद रखो। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कभी भी आपका फ्यूचर टेंस में नहीं आता है। इसका क्या मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस खास करके इफ जो होता है, मतलब इफ जो है उसके जस्ट बाद में आप विल नहीं लगाते हो, उसके जस्ट बाद जो है विल आप क्या नहीं करते हो, नहीं लगाते हो। ये याद रखना, मतलब इफ दे विल नहीं आएगा।
ठीक है ना, विल नहीं आएगा, मतलब आपका जो एरर है वो कहां पर होगा, वो एरर आपका कहां पर होगा, इफ दे गेट मैरिड, मतलब आपका एरर जो है इसमें आ गया और ये आपका सही हो गया। ठीक, इफ दे गेट मैरिड बिल्कुल एकदम आपका सिंपल सेंटेंस होगा। क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। सिंपल सेंटेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब है आपका कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस। गलत हो गया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सिंपल ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब कैसा कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो सिंपल इफ दे गेट मैरिड, कि अगर ये गेट मैरिड हो गया और दे विल, इसके बाद में जो कॉमा के बाद में जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में लगा सकते हैं कि इफ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। की प्रोबेबली जो है वो लोग कहाँ पर सेटल होने वाले हैं, वो मुंबई में सेटल होने वाले। लेकिन याद रखना कि इफ के जस्ट बाद का जो सेंटेंस है, ठीक है, इफ से लगा हुआ जो सेंटेंस है उसमें उसको हम कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, तो ये आपका बी वाला राइट हो गया। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, इसमें हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको देखना है। रिबल, जो विद्रोही जो होता है उसको रिबल बोलते हैं। मोनार्क जो किंग होता है ना। डेलीगेट, ये हमारी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। ठीक, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है DELEGATE। ठीक है, डेलीगेट ये आपकी सही स्पेलिंग है। तो विद्रोही, रिबल का मतलब होता है वन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड रूलर, मतलब एक तरह से बागी। ठीक है, बागी या फिर विद्रोही जो हथियार उठा लेता है सरकार के खिलाफ। मोनार्क का मतलब होता है रूलर, है ना, ये रूलर या फिर किंग। किंग जो होता है राजा, है ना, राजा जो होता है वो एडिबल, मतलब खाने योग्य, ऐसी चीजें जो हम खा सकते हैं, खाने योग्य। और डेलीगेट जो है उसका मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव, है ना, कोई रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव ये आपका जो है, ये आपका एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये आपका वर्ब भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी होता है। तो नाउन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव होता है और वर्ब की तरह अगर हम लोग इसको देखें डेलीगेट को, तो इसका मतलब होता है एंट्रस्ट, है ना। डेलीगेट मतलब एंट्रस्ट। ठीक है, डेलीगेटेड मतलब उसको टू कैरी ऑन भी होता है, उसको कैरी ऑन करना, उस तरीके से भी ये इसका मीनिंग निकल कर आएगा। मतलब जो स्पेलिंग वाइज जो है हमारा बी वाला डेलीगेट, इसकी स्पेलिंग में हमारा एरर निकल के आ गया। ठीक दोस्तों, 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इंग्लिश के। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जिस तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ट्रिक भी नई नई आपको पता चली होगी किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए पेपर सोल्यूशन में, एक नए तरीके से समझने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए।